1 बीघा के 50 लाख लेकर 1 करोड़ रुपए सुनकर किसानों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना तो वे 100 साल खेती करके भी नहीं कमा पाएंगे। और वैसे भी आजकल खेती किसानी खासतौर से छोटे जोत के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होने लगी है। लिहाजा वे एक मुफ्त मिलने वाले मुंह मांगे दाम का लालच छोड़ नहीं पाते और ज़मीन बेचकर पास के किसी कस्बे में बस जाते हैं। इसी गांव का एक ऐसा ही किसान था, 48 वर्षीय लीलू त्यागी, जिसके हिस्से में पुश्तैनी 15 बीघा जमीन में से 5 बीघा जमीन आई थी। बाकी 10 बीघा 2 बड़े भाइयों सुधीर त्यागी और ब्रजेश त्यागी के हिस्से में चली गई थी। जमीन बंटवारे के बाद तीनों भाई अपनी अपनी घर गृहस्थी देखने लगे और जैसे भी वो खींच तान कर अपने घर चलाते बच्चों की परवरिश करने लगे। बंटवारे के समय लीलू की शादी नहीं हुई थी, लिहाजा उस घर पर घर गृहस्थी के खर्चों का भार कम था। गाँव के संयुक्त परिवारों में जैसा कि आमतौर पर होता है, दुनियादारी और रिश्तेदारी निभाने की जिम्मेदारी बड़ों पर होती है। इसलिए भी लीलू बेफिक्र रहता था और मनमर्जी से जिंदगी जीता था। साल 2001 का वह दिन त्यागी परिवार पर कहर बनकर टूटा जब सुधीर अचानक लापता हो गया। उन्हें बहुत ढूंढा गया पर पता नहीं चला कि उन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद त्यागी परिवार ने तय किया कि सुधीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी जाए। लेकिन इस पर लीलू बड़े बुजुर्गों के अंदाज में बोला, इससे क्या होगा, उल्टे हम एक नई झंझट में और फंस जाएंगे। पुलिस तरह तरह के सवाल कर हमें परेशान करेगी, 1000 तरह की बातें समाज और रिश्तेदारी में होंगी। उससे तो अच्छा है कि उनका इंतजार किया जाए। हालांकि वह किसी बात को लेकर गुस्से में थे और मुझसे कह रहे थे कि अब कभी नहीं आऊँगा। परिवार वालों को लीलू की सलाह में दम लगा। वैसे भी अगर सुधीर के साथ कोई अनहोनी या हादसा हुआ होता तो उनकी लाश या खबर मिल जानी चाहिए थी। और वाकई पुलिस क्या कर लेती, वह कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं जो घर का रास्ता भूल जाएं। ये सोचकर सभी ने मामला भगवान भरोसे छोड़ दिया। उन्हें चिंता थी तो बस उनकी पत्नी अनीता और 2 नन्ही बेटियों पायल और पारुल की, जिनके सामने पहाड़ सी जिंदगी खड़ी थी। यह परेशानी भी वक्त रहते दूर हो गई। जब गांव में यह चर्चा शुरू हुई कि अब सुधीर के तो आने की कोई उम्मीद रही नहीं, अनीता कब तक उसकी राह ताकती रहेगी, इसलिए अगर लीलू उसे शादी कर ले तो उन्हें सहारा और बेटियों को पिता मिल जाएगा। घर की खेती घर में ही रहेगी। गांव और रिश्ते के बड़े बूढ़ों का सोचना ऐसे मामलों में बहुत व्यवहारिक यह रहता है कि जवान औरत कब तक बिना मर्द के रहेगी, आज नहीं तो कल उसका बहकना तय है। इसलिए बेहतर है कि अगर देवर भाभी दोनों राजी हो तो उनकी शादी कर दी जाए। बात निकली तो जल्द ही उस पर अमल भी हो गया। एक सादे समारोह में लीलू और अनीता की शादी हो गई, जो कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि गांव में ऐसी शादियां होना आम बात है। जहां देवर ने विधवा भाभी से शादी की, इतिहास भी ऐसी शादियों से भरा पड़ा है। देखते ही देखते अपने देवर की पत्नी बन अनीता विधवा से फिर से सुहागन हो गई और वाकई ही पारुल और पायल को चाचा के रूप में पिता मिल गया। इसके बाद तो बड़े भाई सुधीर की जमीन भी लीलू की हो गई। जल्द ही लीलू और अनीता के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम विभोर रखा गया। घर में सब उसे प्यार से सैंकी कहते थे। कभी कभार जरूर गांव के कुछ लोगों में ये चर्चा हो जाती थी कि चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन कभी सुधीर अगर वापस आ गया तो क्या होगा। मुमकिन है जी उचट जाने से वह साधु सन्यासियों की टोली में शामिल हो गया हो और वहाँ से भी जी उचटने के कारण कभी घर आ जाए तो फिर अनीता किसकी पत्नी कहलाएगी। सवाल दिलचस्प था जिसका मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं था। पर एक शख्स था जो बेहतर जानता था कि सुधीर अब कभी वापस नहीं आएगा। वह शख्स लीलू था। इसी तरह 5 साल गुजर गए। अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही साल 2006 में पारुल की मृत्यु हो गई। घर और गांव वाले कुछ सोच समझ पाते इसके पहले ही लीलू ने कहा कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था और आनंद फानंद में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। गांव में ऐसे यानी सांप वगैरह के काटे जाने से हादसे भी आम होते हैं, इसलिए कोई यह नहीं सोच पाया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि सोच समझकर की गई हत्या है। और आगे भी त्यागी परिवार में ऐसी हत्याएं होती रहेंगी जो सामान्य या हादसे में हुई मौत लगेंगी। और हैरानी की बात यह भी रहेगी कि किसी भी मामले में न तो लाश मिलेगी और न ही किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके 3 साल बाद ही पायल भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गई तो मानने वाले इसे होनी मानते रहे, लेकिन अनीता अपनी बेटियों की मौत का सदमा झेल नहीं पाई और बीमार रहने लगी, जिसका इलाज भी लीलू ने कराया। अब सुधीर की जमीन का कोई वारिस नहीं बचा था सिवाय अनीता के, जो अब हर तरह से लीलू और बड़े होते सैंकी की मोहताज रहने लगी थी। लीलू की तो जान ही अपने बेटे में बसती थी और वह उसे चाहता भी बहुत था,
लेकिन यह नहीं देख पा रहा था कि उसके लाड प्यार के चलते सेंकी गलत राह पर निकल पड़ा है। और देख भी कैसे पाता, क्योंकि वह तो खुद ही एक ऐसे रास्ते पर चल रहा था जिसे कलयुग का महाभारत कहा जा सकता था, और वह उसका धृतराष्ट्र था जो पुत्र मोह में अंधा हो गया था। इसी अपनेपन का नतीजा था लीलू गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि सेंकी मेरा इकलौता बेटा है, आप जितना चाहो पैसा ले लो लेकिन उसे छोड़ दो, बेटा छूट जाए। इसके लिए वह 10 लाख रुपए देने तक को तैयार था। लेकिन जुर्म की दुनिया में दाखिल हो चुके बिगड़ल सेंकी ने जुर्म भी मामूली नहीं किया था, लिहाजा उसका यूं छूटना तो नामुमकिन बात थी। दरअसल सेंकी ने केन्या की एक लड़की जिसका नाम रोजमेरी था 12,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन लूटा था। रोजमेरी से उसका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए हुआ था। जब वह दिल्ली आई तो सेंकी ने बहाने से उसे अपनी कार में बिठाकर गाजियाबाद ले गया और हथियार दिखाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। दूसरे दिन सुबह रोजमेरी ने सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो सेंकी पकड़ा गया। वारदात में उसका साथ देने वाला शुभम भी गिरफ्तार किया गया। वह भी मुरादनगर का रहने वाला था। दोनों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार 11,000 रुपए और वह कार भी बरामद की गई जिसमें बैठाकर रोजमेरी से लूट की गई थी। कुछ दिनों बाद दोनों को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब खुद जेल में बंद लीलू को जमानत मिल पाएगी इसमें शक है, क्योंकि उसके गुनाहों के आगे तो बेटे का गुनाह कुछ भी नहीं। लीलू को गाजियाबाद पुलिस ने अपने भतीजे रेसू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया तो सख्ती से पूछताछ में उसने खुलासा किया कि उसने कोई 1-2 नहीं बल्कि 20 साल में एक करके 5 हत्याएं की है और ये 5 ही उसके अपने सगे थे। ये सुनकर पुलिस वालों के मुंह तो खुले के खुले ही रह गए, साथ ही जिसने भी सुना उसके भी होश उड़ गए। कैसा कलयुग आ गया है जिसमें जमीन की लालच में एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई और बड़े भाई की 2 भतीजियों को अनीता से शादी के बाद भी उसकी बेटियां हो गई थी। 2 सगे भतीजों को भी इतनी साजिशता और सातिराना तरीके से मारा था कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। रेसू की हत्या के आरोप में वह कैसे पकड़ा गया, इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इसके पहले की 4 हत्याएं उसने कैसे की थी। इनमें से 2 हत्याओं का जिक्र ऊपर किया जा चुका है। अपने बड़े भाई सुधीर की हत्या लीलू ने 1 लाख की सुपारी देकर मेरठ में करवाई थी और लाश को नदी में बहा दिया था। इसलिए अनीता से शादी करने के बाद वह बेफिक्र था कि सुधीर आएगा कहां से, उसे तो मौत की नींद में वह सुला चुका है। यह कातिल कितना खुरापाती था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि वह 20 साल पहले ही अपने गुनाहों की स्क्रिप्ट लिख चुका था और हर एक कत्ल के बाद किसी को शक न होने पर उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे। जब सेंकी पैदा हुआ तो उसे लगा कि सुधीर की जमीन उसकी बेटियों के नाम हो जाएगी, लिहाजा पहले उसने पारुल को खाने में जहर देकर मारा और फिर पायल की भी हत्या कर उसकी लाश को नदी में बहा दिया। इस दौरान जमीन जायदाद का धंधा करने के लिए उसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी और मुरादनगर थाने के सामने एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। जब इस निकम्मे और लालची से दलाली का धंधा नहीं चला तो उसकी नज़र दूसरे भाई ब्रिजेश की जमीन पर जा टिकी। उसे लगा कि ब्रिजेश और उसके बेटे व पत्नी को भी इसी तरह ठिकाने लगा दिया जाए तो उसकी 2.5 करोड़ की जमीन भी उसी की हो जाएगी। साल 2013 में ब्रिजेश के छोटे बेटे 16 वर्षीय नीसू की भी हत्या कर नदी लाश में बहा दी और अपनी गोलमोल बातों से पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से ब्रिजेश को रोक लिया था। यह उसके द्वारा की गई 4थी हत्या थी। अब तक उसे समझ आ गया था कि और साल 2 साल 4 साल लगेंगे लेकिन जमीन तो उसकी हो ही जाएगी। असल में वह चाहता था कि पूरे कुटुंब की जमीन उसके बेटे सेंकी को मिल जाए, जिससे उसे जिंदगी में मेहनत ही न करनी पड़े जैसे कि उसे नहीं करनी पड़ रही थी। जाहिर है रेसू की हत्या के बाद वह ब्रिजेश और उनकी पत्नी को भी ऊपर पहुंचा देने का मन बना चुका था। ब्रिजेश का बेटा 24 वर्षीय रेसू गायब हो गया था। ये उनके लिए एक और सदमे वाली बात थी क्योंकि नीसू को गुजरे 8 साल बीत गए थे। अब रेसू ही उनका आखिरी सहारा बचा था जिसकी सलामती के लिए वे दिन रात दुआएं मांगा करते थे। लेकिन यह अंदाजा दूसरों की तरह उन्हें भी नहीं था कि परिवार को डसने वाला सांप आस्तीन में ही है। लीलू ने इस बाबत और लोगों को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। उसने योजना के मुताबिक रेसू को फोन कर गांव के बाहर मिलने बुलाया और घूमने चलने के बहाने कार में बैठा लिया। इस कार में इन दोनों के अलावा विक्रांत, सुरेंद्र त्यागी, राहुल और लीलू का भांजा मुकेश भी मौजूद था। चलती कार में ही इन लोगों ने रेसू की हत्या रस्सी और लोहे की जंजीर से गला घोंट कर दी और उसे सीट पर जिंदा लोगों की तरह बिठाकर बुलंदशहर की तरफ चल पड़े। कहीं किसी को शक न हो इसलिए कुछ दूर जंगल में कार रोककर इन्होंने रेसू की लाश को कार की डिग्गी में डाल दिया। असल काम हो चुका था, बस लाश को ठिकाने लगानी बाकी थी।
इसके लिए मूड बनाने के लिए इन लोगों ने बुलंदशहर में विक्रांत के ट्यूबवेल पर जोरदार पार्टी की। जब रात गहराने लगी तो इन भैंसियों ने रेसू की लाश को एक बोरे में ठूंसा और बुरा पासू इलाके में ले जाकर गगन नहर में बहा दिया। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते को हो लिए। आरोपियों में से सुरेंद्र त्यागी हापुड़ का रहने वाला था और पुलिस दरोगा पद से रिटायर्ड हुआ था, जबकि राहुल उसका नौकर था। लीलू ने सुरेंद्र को रेसू की हत्या की सुपारी दी थी, जिसने बुलंदशहर के आदतन अपराधी विक्रांत को भी इस वारदात में शामिल कर लिया था। इन दोनों का याराना विक्रांत के एक जुर्म में जेल में बंद रहने के दौरान हुआ था। लीलू ने हत्या के एवज में 4 लाख रुपए नकद दिए थे और बाकी बाद में 1 बीघा जमीन बेचने के बाद देने का वादा किया था। रेसू के लापता होने के बाद ब्रिजेश के बेटे को काफी खोजा और फिर थक हार कर मुरादनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हालांकि लीलू ने इस बार भी उन्हें यह कहकर रोकने की कोशिश की थी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से क्या फायदा होगा, लेकिन फायदा हुआ। वो पकड़ा गया और अपने साथियों सहित जेल में है। लीलू इत्तेफाकन पकड़ा गया, नहीं तो पुलिस भी हार मान चुकी थी कि अब रेसू नहीं मिलने वाला है। पुलिस के पास रेसू को ढूंढने का कोई सूत्र नहीं था, सिवाय इसके कि उसके और लीलू के फोन की लोकेशन एक ही जगह मिल रही थी, जो उसे हत्यारा मानने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथे लग गई, जिसमें लीलू रेसू की हत्या का प्लान बाकी चारों में से किसी को बताकर समझा रहा था। फिर लीलू ने 5 हत्याओं की बात कबूली। हत्याओं में 2-3 साल का गैप वो इसलिए रखता था कि हल्ला न मचे और लोग पिछली हत्या का दुख भूल जाए। पुलिस हिरासत में लीलू कभी यह कहता रहा कि उसे उन हत्याओं का कोई मलाल नहीं है, तो कभी यह कहता कि सजा भुगतने के बाद वह भाई भाभी की सेवा करके किए गए जुर्म का प्रायश्चित करना चाहता है। हैरानी की बात तो सिर्फ यह थी कि 5 हत्याओं का यह गुनहगार लीलू जेल से छूटने की उम्मीद पाले बैठा था। वह शायद इसलिए कि 5 में से एक भी लाश बरामद नहीं हो सकी, लेकिन अब लोगों की मांग थी कि ऐसे आस्तीन के सांप का जिंदा रहना ठीक नहीं है, लिहाजा उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह जरूर एक बड़ी कानूनी खामी साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।